जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब एक वो जो एक चीज बनी थी स्टेटस को कि जी कोई और बंदा आने नहीं देना, एक पॉलिटिकल वो सर्कल बना हुआ है, उसके बगैर सियासत नहीं होनी, कई चीजों का हमने स्टेटस को तोड़ा। शायद आपको याद हो, जरी यूनिवर्सिटी का राउंड किया गया लेकिन वो अनाउंस नहीं हो सकी। फिर अगर सेहत पर आए तो हॉस्पिटल का तकरीबन फाइनलाइज हो चुका था, वो बहामनगर शिफ्ट कर दिया गया। सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है, तहरीक चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जेल भरो तहरीक। तो इस हवाले से आपकी क्या हिकमत है? एक बंदा एहतजाज कर रहा है तो उसका मतलब आप कहें जी वो एहतजाज कर रहा है, तो वो एहतजाज अगर ऐसे कर रहा है तो फिर वो भुगते। अगर एक मतलब एक भूख हड़ताल करता है तो वो भूख हड़ताल के लिए बैठता है तो उसको वो कहेंगे जी तुम वो भूख हड़ताल में अगर कोई बदहाल हो जाए तो वो उसको कहेंगे जी तुम भूख हड़ताल क्यों की थी, अब भुगतो उसको। अभी सेंट्रल पार्क के अंदर भी अब जो आपका जो बना इसके भी फंड्स मैं लेके आया था, इसकी पूरा इसको जो रेनोवेट किया गया है। फिर इसके अलावा जो लाइब्रेरी के लिए वहाँ के लिए भी मैं फंड्स लेके आया था, तो वो लाइब्रेरी भी अब आपकी कंप्लीट हुई खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारे मेहमान हैं बिलाशुबा किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। चिश्तिया की सियासत में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे MP रह चुके हैं और ज़िले सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक मुजफ्फर खान साहब। सबसे पहले मैं उनको यहाँ आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मलक साहब, मुझे लगता है कि यहाँ इस शहर पे आसेब का साया था कि इस शहर को कभी भी कोई अवामी लीडर मिला ही नहीं। फिर आप एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आए और जिसमें बिलाशुबा लोगों से ने आपसे बहुत मोहब्बत का इजहार किया। एक बड़े मार्जिन से आप जीते और इसमें ख़ास तौर पे नौजवानों का बहुत क्रेडिट था। उसके बाद आपका मैं अगर तारुफ करवाना चाहूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मैं हाजी अब्दुस्तार साहब जो हमारे सरपरस्त आला नवीश इंटरनेशनल के, उनकी तरफ से, नसीम सादक साहब सदर हैं उनकी तरफ से, और बिलाल बशीर साहब की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आप MPA की सीट आपने विन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले मैं जी भाई आपका और तमाम रविश के सब साथियों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमेशा मुझे इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी है और आज भी आपने, मैं समझता हूँ मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि आपने मुझे आज बुलाया। मुझे अब भी आज भी आप ऑनर और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और दूसरा आपने वो जो बात की कि वो जो साया वो एक हुआ है, टूटा है उसके ऊपर से। असल में बात ये थी कि आप अगर मेहनत करते रहें और आप अगर किसी काम के लिए कोशिश करते रहें या लगे रहें तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी देता है और आपकी नीयत ठीक हो। तो मेरा अपना बिलीफ ये है कि इंसान की मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। हम ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये एक रात में नहीं होगा कि हम आए और एकदम इलेक्शन जीत गए। इसके पीछे बड़े सालों की मेहनत है, इसके पीछे बड़े दोस्तों की कोशिश है, हमारे साथ जो PTI के लोग जो चलते आ रहे हैं उनकी, जो हमारे साथ हमारे ग्रुप में जो लोग हमारे साथ चलते आ रहे हैं उनकी, ये सब की मेहनत के बाद। और फिर उसके बाद एक बयानिया जो इमरान खान साहब का बयानिया, उस बयानिया ने भी हमें बड़ी वो हेल्प किया, जो लोगों का ज़हन चेंज करने में, जो शायद उस वक्त तक पहले तक वो ज़हन नहीं रखते थे PTI का, लेकिन आस्ता आस्ता इमरान खान का बयानिया वो एक्सेप्ट करते गए। जो चीज़ हमें कुछ अर्सा पहले हमें समझ आ गई, हमें इमरान खान की बात ठीक लगी, वो आस्ता आस्ता लोगों को थोड़ी लेट आके समझ आई। लेकिन ये है कि उसमें भी फिर लोगों ने हमें सपोर्ट की, तो ये अल्लाह का करम हुआ। आपने यहाँ पे अपनी जद्दोजहद का जिक्र किया कि सियासत में जो आपने एक लंबी आपकी जद्दोजहद है, शायद 2003 से आप सियासत में आए, तो इसमें आप मायूसी में तो आपको जाले बुने होंगे कि इतनी लंबी जद्दोजहद फिर अब यहाँ आके आप मंजिल तक पहुंचे। तो कैसा रहा सफर ये? वो इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हारता वो है जो हार मान जाता है। वो बात खान साहब की बड़ी अहम है। तो वो अगर आप हार ना माने तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो और हमेशा आप ज़हन में रखें कि जो बहुत शॉर्टकट से और जो जल्दी जिनको चीज़ मिल जाती है, उसी तरह वो शॉर्टकट से जो जल्दी आए होते हैं वो जल्दी इसी तरह अपना टाइम भी पूरा कर जाते हैं जल्दी। जो बंदा जितनी मेहनत से आया होता है उसको उतना एहसास होता है, उसने हर चीज़ देखी होती है, हर किस्म का उसने माहौल देखा होता है, उसने अपोजिशन भी देखी होती है, उसने हार भी देखी होती है, उसने उसमें मायूसी भी देखी होती है, उसमें कामयाबी भी देखी होती है। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैं जब 2002-03 से अगर मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ, तो मैं अगर उस वक्त से देखूं तो अगर उस वक्त फौरी शायद मुझे कामयाबी मिल जाती, तो जो आज मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं आज बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ या आज मैं बेहतर पॉलिटिकली अपनी पोजीशन में हूँ, तो शायद उस वक्त ना होता। एक आध टर्म मैं शायद गुजार लेता, लेकिन वो बंदा रिफाइन ओवर टाइम होता है।
और मेहनत का कोई नेमल बदल बदल कोई नहीं है। शॉर्टकट से जो है वो शॉर्टकट हम दुनिया में अगर जिंदगी में ढूंढना शुरू करें तो शॉर्टकट से कई दफा लोग खुश नसीब होते हैं, उनको मिल भी जाती है, लेकिन उससे आगे से फिर उसका ज़ाहिर है शॉर्टकट और जो मेहनत से आया उसमें फ़र्क ज़रूर होता है। बिल्कुल होता है। आपकी जो पार्टी की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेरा ख्याल है 70 to 75% उसमें जो फॉलोअरशिप है वो नौजवानों की है। आप खुद भी जब नौजवानी में आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो आप इमरान खान से मुतासिर होकर आए थे, उनकी पार्टी के नजरिए, उनकी विजन, किस चीज़ से आप मुतासर होकर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? जब मैं तहरीक इंसाफ में आया था तो इसलिए कि मैं पॉलिटिक्स में नया स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने उस वक्त मैं वैसे इसलिए कि मेरा बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड साफ था और बिल्कुल नई स्टार्ट करनी थी, तो मैं भी चाहता था कि कोई ऐसी जमात हो जिसके साथ जो मुझे अपने मिजाज के मुताबिक लगे, जो मैं अपना, इसलिए कि मैंने पहले दिन से मेरा ये फोकस नहीं था कि मैंने सीधे एमपी मैंने बन जाना है। जब मैं 2002 में के बाद मैं आगे पॉलिटिक्स करता आया और मैंने 2010 में आगे पीटीआई में शामिल हुआ, मैंने ज्वाइन की, तो 2008 का उस वक्त इलेक्शन गुजर चुका था। 8 में भी मैंने उस वक्त कोशिश की थी, मैं इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सका। तो उसके बाद जब मैंने आगे पॉलिटिक्स में आगे मैंने मजीद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में प्रोविंशियल या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आया, उससे पहले बलदियाती पॉलिटिक्स में थे, तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि पार्टी ऐसी ज्वाइन करनी, इसलिए कि बलदियाती सेटअप तब गैर जमाती होता था, जो आपकी प्रोविंशियल या नेशनल है वो आपको कोई ना कोई जमात के साथ आपको शामिल होना था। तो मैंने तब ये सोचा कि ऐसी जमात जो मेरे मिजाज के मुताबिक हो, जो हमें अपने विजन के मुताबिक लगे, इसलिए कि तब भी मेरा मकसद ये नहीं था कि मैंने सिर्फ आके एमपीए बन जाना है या सिर्फ आके एमएलए बन जाना है। तो फिर मैं पावर पॉलिटिक्स करता तो मैं किसी भी एक जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, तब की पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून थी, तो हम इनमें से कोई एक में शामिल हो जाता, एक से एक दफा टिकट ले लेता, एक दफा हारता, दूसरी दफा जीत जाता। लेकिन मैंने तब ये प्लान किया था, ये सोचा था कि मैंने अगर सियासत करनी है तो अपने मिजाज के मुताबिक करनी है। जैसे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, मैं चाहता हूँ ऐसी जमात हो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो, जो हम उसके साथ ग्रो करें जमात के साथ। तो तब इंतखाब किया था पीटीआई का, तो फिर उस वक्त से 2010 ऑनवर्ड्स फिर हम पीटीआई के साथ हैं। ये लास्ट इलेक्शन जो आपने विन किया, इसमें बाकी इलेक्शन की बनिस्बत जो 2013 में आपने इलेक्शन लड़ा, 2018 में इलेक्शन लड़ा, आपकी टीम बहुत मुतहर्रिक नज़र आई, जिसमें चंद एक नाम जो मुझे याद है, सरफहरिस्त जनाब सिकंदर फयाज खान बडेरा साहब, वो हर मौके पे हमें नज़र आए, ऐसे ही हाजी यासीन साहब, तो इनका आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बिल्कुल ही, मैं देखें, इलेक्शन जो होता है टीम वर्क होता है, इलेक्शन एक बंदे के बस की बात नहीं होती। ये हम सब में हमारा जो इलेक्शन में जो मेन कामयाबी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारी टीम का है। तो उसमें जिन जिन दोस्तों ने हमारा साथ दिया है, मैं समझता हूँ कि वो सब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और उनको मेरे से ज़्यादा क्रेडिट जाता है। देखिए, जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उससे तो लड़ना ही लड़ना इलेक्शन होता है, जो साथ दोस्त और साथी होते हैं मेन उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे साथ जितने लोग चल रहे थे वो सारे लोग ऐसे चल रहे थे जैसे उनका अपना इलेक्शन। तो उसमें जैसे आपने कहा है, अपना मियाँ सिकंदर फयाज बटेरा, अपना हाजी यासीन साहब, चौधरी खलील अहमद साहब, इस तरह के बेताशा नाम है। मैं अब बहुत सारे नाम लूंगा, हो सकता है किसी का मिस हो जाए तो कल को इस बात पे करे। एक एक नाम हमारे पास, एक एक हमारे जितने भी लोग हैं, एक एक भाई ने, एक एक दोस्त ने ऐसे इलेक्शन कंटेस्ट किए जैसे उनका अपना इलेक्शन। मुझे अब्दुल्ला वैन साहब का नाम, अब्दुल्ला वैन साहब, हमारे अपना एहतशाम लालेका साहब आए हैं, उन्होंने यहाँ कैंपेन किया। हमारे साथ जितने भी दोस्त आए हैं हमारे जिले के पीटीआई के, वो भी, मतलब हर दोस्त ने और भाई ने इस तरह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा है, और मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी यही है। और इनके अलावा भी हमारा जो एक वर्कर भी था ना, वो भी एक हमारा पीटीआई का वर्कर या एक वो बंदा जो हमारा एक वोटर था, वो ऐसे इलेक्शन लड़ रहा था कि वो खाली अपना वोट नहीं डालना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि हम अपने साथ वोट बनाए। तो मैं समझता हूँ यही टीम वर्क होता है। और मैं एक एक भाई का, एक एक दोस्त का, बड़ी लंबी लिस्ट है, सबका बेहद मशकूर हूँ। इन सब ने मेरे पे मेहरबानी की है, और इन्होंने हमारा बड़ा एक अच्छे माहौल में हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और अल्लाह पाक हम सब में इत्तेफाक और बरकत और इसी तरह आपस में हमें इकट्ठा रखे और कायम रखे। और किसी भी चीज़ में कामयाबी जो है ना, वो इत्तेफाक से होती है और मोहब्बत से होती है। तो हमारा सबका आपस में मोहब्बत वाला ताल्लुक है। वो पॉलिटिक्स में यहाँ तो अजीब अजीब बातें चल रही होती हैं, कोई पैसों वाला ताल्लुक होता है, कोई कैसा होता है, कोई मजबूरी वाला होता है। तो हमारा जितने भी हमारी टीम में जितने भी लोग थे, हम सबका मोहब्बत वाला ताल्लुक है। तो अल्लाह पाक हम सब में इसी तरह मोहब्बत कायम रखे और इत्तेफाक रखे। आपकी जीत में खुशाइन चीज एक ये भी थी कि यहाँ पे बरादरीज़म का जो इसमें काफी अमल दखल रहता है चिश्तिया की सियासत में, लेकिन आप जब ये लास्ट इलेक्शन लड़े तो आपको हर बरादरी से वोट मिला, तो उसके बारे में आप कैसे देखते हैं इस बरादरीज़म की जीन को?
देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपका वसेब होता है, जो आपका इलाके के लोग होते हैं, जिनके साथ आपका ताल्लुक होता है, वही आपके भाई होते हैं, वही आपकी बरादरी होती है। हमें हमने एक ये मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ कि ये एक अंग्रेज का दिया हुआ सिस्टम था, एक डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज ने जब हुक्मरानी की तो वो तो बहुत कम थे, और या बड़े सगीर में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि इनके ऊपर हुक्मरानी करने का एक ही तरीका है कि इनको आपस में तकसीम डिवाइड एंड करें, रूल। डिवाइड करें और इनके ऊपर हुक्मरानी कर दें ताकि ये आपस में कभी इकट्ठे ना हो। तो हमारा वही वाला फॉर्मूला चलता है। हम देखें, हम बाकी किसी चीज में बरादरीज्म को नहीं देखते, लेकिन पॉलिटिक्स में आके हम बरादरीज्म की तरफ आ जाते हैं। और दुनिया में मैं समझता हूँ वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ ये बरादरीज्म वाला सिस्टम चल रहा है, वरना कहीं नहीं है, और बाकी लोग तरक्की कर गए। हमें अच्छाई और बुराई देखनी चाहिए, हमें मेरिट देखना चाहिए। हम मेरिट की क्यों बात करते हैं? मैं अमूमन अक्सर ये मिसाल भी देता हूँ कि जब हम कोई भर्ती हो रही होती है, या जब कोई अपना कोई भी किसी भी स्कूल की बात हो, किसी चीज की बात हो, नौकरियों की बात हो, तब हम कहते हैं जी मेरिट होना चाहिए। मेरिट होएगा तो मेरिट पे किसी को इख्तिलाफ नहीं होता। तो मेरिट, हम उसमें उस मेरिट में कभी बरादरीज्म आता है, कभी नौकरियों के कोटे में बरादरीज्म आता है, कभी बाकी चीजों में आता है, इन किसी चीज में नहीं आता। इसलिए अगर ऐसी चीजों में आएगा तो हम कहेंगे जी मेरिट नहीं हो रहा, जी ये ज्यादती हो रही है। तो इसी तरह सियासत में भी या वोट देते वक्त भी बरादरीज्म क्यों आता है? वो सिर्फ लोग बरादरीज्म के बेस पे वोट लेके, और उसके बाद वो उस वक्त लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका वसेब है ना, सबसे ज्यादा आपकी वो, मैं समझता हूँ पूरा चिश्तिया का जो वसेब है, जो मेरे इलाके का वसेब, वही मेरी बरादरी है, वही मेरे मेरे भाई भी वो है, मेरा ताल्लुक भी वही है, मेरी बरादरी भी वही है। तो हमें इस चीज से अबव होके सोचना पड़ेगा। हम दुनिया सारी तरक्की कर गई है, हम इन चीजों की वजह से पीछे रह गए। हमारा मुल्क जब बना था 1947 में, वो कोई बरादरीज्म के बेस पे बना। तब अगर यही बात होती कि जी बरादरी देखें किस बरादरी की अक्सरियत है, तो उस बरादरी का अलग अलग मुल्क बना दें, तो ऐसे नहीं होता। हम हमारा एक हम तब कलमे के ऊपर और इस्लाम के नाम पे, और फिर अब आगे इसी तरह अच्छाई बुराई को देखना चाहिए। अगर एक कैंडिडेट अच्छा है, चाहे उसका जिस मर्जी बरादरी से ताल्लुक, तो हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई एक कैंडिडेट अच्छा नहीं है, चाहे उसका जिस मर्जी बरादरी से ताल्लुक है, तो हमें उसको उसको हमें कहना चाहिए कि इसकी इसमें ये खामी है, वो अपनी खामियां दूर करे। तो मैं समझता हूँ ये स्टेप फॉरवर्ड है हमारी एरिया के इलाके की तरक्की में, और हमारे अपना पाकिस्तान की तरक्की में, कि लोग पहली दफा इमरान खान के विजन के ऊपर लोग किसी नजरिए पे वोट दे रहे हैं। वोट हमेशा नजरिए पे होता है, वोट कभी बरादरीज्म पे नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। हमारे मुल्क में एक पुराना सिस्टम चलता आ रहा था। तो वो पहली दफा इमरान खान साहब ने अब अवेयरनेस इतनी दे दी है कि अब लोग उस चीज में से हट के वोट दे रहे हैं। तो मुझे जो लोगों ने मेहरबानी की है, तो वो अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि उसमें बरादरीज्म को कट छोड़ के लोगों ने नजरिए के ऊपर वोट दिया, और लोगों ने अपने हल्के की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए वोट दिया। मैं अगर नहीं परफॉर्म करूंगा, तो चाहे वो मेरी बरादरी है या नहीं है, तो उसको मुझे नहीं वोट देना चाहिए। लेकिन अगर मैं बेहतर आगे कर रहा हूं, तो फिर जाहिर है वो उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो शाहीन कदम है कि हमारी पॉलिटिक्स बेहतर तरफ जा रही आप बड़े मुख्तसर मुद्दत के लिए एमपी रहे चिश्तिया की। हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि आप एमपी होते हुए तशरीफ लाते हैं यहाँ स्टूडियो में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरा ख्याल 3 या 4 माह के लिए आप एमपी रहे। जारी बात है, चिश्तिया की आवाम को बहुत उम्मीदें थी आपसे कि वो जब आएंगे चिश्तिया की तमीर और तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन मुख्तसर मुद्दत के लिए रहे, कुछ काम हुए, कुछ रह गए। वो शोरश कश्मीरी कहा करते थे कि अगर आप आवाम के दर्द को अपने दिल में रखेंगे, आवाम जो है वो आपको अपने दिल तक ले जाएगी। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए जी, ये हमारा जो इलेक्शन था ना, वो उस वक्त हमें भी पता था कि ये पता नहीं कितना अर्सा असेंबली चल रही है, जी अवाम को भी इस बात का पता था। और लेकिन हमारा उस वक्त इलेक्शन चिश्तिया में स्टेटस को के खिलाफ था। जो जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब एक चीज बनी थी स्टेटस को, कि जी कोई और बंदा आने नहीं देना, एक पॉलिटिकल वो सर्कल बना हुआ है, उसके बगैर सियासत नहीं होनी। कई चीजों का हमने स्टेटस को तोड़ा है। पैसे के बगैर सियासत नहीं हो सकती, बरादरीज्म के बगैर सियासत नहीं हो सकती, धड़ाबंदी के बगैर सियासत नहीं हो सकती। ये हमने सारी चीजों को हटा के हमने नजरिए के ऊपर सियासत करके दिखाई, और अमली तौर पर करके दिखाई। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कोई असेंबली में जाने के लिए नहीं था। ये हमारे चिश्तिया शहर के अंदर, हमारे एक जिले के अंदर एक ये साबित करना था कि हमारे जिले के अंदर भी लोग जो हैं वो बाशऊर लोग हैं, और हमारे जिले के अंदर भी लोग जो हैं वो बेहतरी चाहते हैं, और बेहतर लोगों को आगे चाहते हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये हमें भी पता था, और लोगों को भी पता था जो वोट दे रहे हैं, कि ये असेंबली 2 महीने नहीं तो 3 महीने या 4 महीने चल जाएंगी।
मुझे टाइम बहुत कम मिला, मुझे आप 3 महीने 4 महीने कह रहे हैं, 3-4 माह नहीं मिला मुझे, हमें 2 माह के करीब मुझे टाइम मिला, और 2 माह में भी आपका वो हलफ लेने में और करने में, और फिर उसके बाद आखिर हमारा फिर एतमाद का वोट वाला जो मामला चल रहा था, असेंबली के जो हालात मामला चल रहे थे वो आपके सामने, तो मुझे वर्किंग टाइम अगर सारा निकाले तो समझे मुझे 1 माह मिला होगा। उस 1 माह में मैंने कोशिश तो बड़ी की मैं अपने हल्के के लिए जो मैं कर सकूं। मैंने उस 1 माह के अंदर डेवलपमेंट का मैंने 1 अरब का पैकेज हमने मंजूर करवाया था। उसमें से 50 करोड़ का जो हमारा देहात का था और 50 करोड़ का सिटी का पैकेज था। तो मुझे सिर्फ एक अफसोस है इस पूरे इसके, मुझे कि हमारा देहात वाला पैकेज जो अनाउंस हो गया था उसके तो फंड भी रिलीज हो गए, और हर कोई ऐसा गांव नहीं है हमारे पूरे हल्के के अंदर जहां कोई ना कोई चीज डेवलपमेंट ना हो रही हो। ये पहली दफा हुआ है और 1 माह के अंदर। और मुझे सिर्फ अफसोस इस चीज का है कि जो मैंने चिश्तिया शहर के लिए पैकेज मंजूर कराया था, हमें अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो उसके भी फंड, सर हर चीज मुकम्मल होगी, फाइल मुकम्मल होगी, सिर्फ उसके फंड्स एलोकेट होने थे। अगर थोड़ा वो टाइम मिल जाता तो हमारा शहर के अंदर 20 करोड़ की सड़कों का पैकेज था, उसमें से 20 करोड़ की सड़कें थी उसमें। फिर उसके बाद हमारा 25 करोड़ का उसमें हमारा था 30 करोड़ का था जिसमें टफ टाइल और सीवरेज, और इसके लिए हम वो पैकेज लेके आए थे। तो लेकिन ये है कि अभी भी अगर मौका मिला तो इसलिए कि वो अप्रूव हुआ है, जब भी मौका मिला इंशाल्लाह उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी तो ख्वाहिश और कोशिश है कि हमारा घर है और ये चिश्तिया या हमारा पूरा हल्का जितना डेवलप होएगा, जिसमें इतने इसमें बेहतरी के लिए काम हो सकेंगे, तो वो मुझे तो खुशी होगी। आपने डेवलपमेंट की बात की चिश्तिया में, शायद आपको याद हो जरी यूनिवर्सिटी का राउंड किया गया लेकिन वो अनाउंस नहीं हो सकी। फिर अगर सेहत पर आए तो हॉस्पिटल का तकरीबन फाइनलाइज हो चुका था, वो बहामनगर शिफ्ट कर दिया गया। सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है, तो ये चिश्तिया वालों के साथ ज्यादती नहीं? ये इसी तरह है जी, ये हमारी बदकिस्मती है। जो लोग हमारी सियासत में रहे हैं, आपको भी बताया ना कि हमने कामों पे या डेवलपमेंट पे या इन चीज़ों पे हमने वोट नहीं दिए, हम मुख्तलिफ और चीज़ों की वजह से वोट वो लेते रहे हैं वो लोग। यूनिवर्सिटी वाला तो अभी खैर उसका तो अभी आगे की बात है। जो आपका कॉलेज इसका था हॉस्पिटल का, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, मैंने उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उस वक्त मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर, मैंने उस वक्त पूरे पंजाब में 5 मंजूर कर रहे थे बच्चा जच्चा के हॉस्पिटल, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 1 से 1.5 अरब का प्रोजेक्ट था, 200 बेड का हॉस्पिटल था, साथ उसका नर्सिंग स्कूल था। तो मैंने उस वक्त डॉक्टर साहबा से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी हम बहुत बैकवर्ड एरिया है। अरे जाहिर है हर बंदे का दिल होता है कि अपने इलाके में काम हो, बहावल नगर शहर भी वो भी हमारा इलाका है, लेकिन जाहिर है मैं चिश्तिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मेरा दिल था कि चिश्तिया में बैकवर्ड एरिया तो यहाँ हो जाए। तो तब मैंने उसकी मंजूरी, तब डॉक्टर साहब ने मेहरबानी की तो मंजूरी करवाई थी। सर्वे भी मैं खुद करवा के यहाँ से चिश्तिया का ये तीसरी मील पे 200 कनाल की जगह, 200 कनाल पे वो बनना, उसकी लैंड का सर्वे भी मैंने ही खुद भिजवाया था, मैं बाय हैंड भी जाके मैं देख के आया था। लेकिन वो हमारा हॉस्पिटल भी वो सियासत की नजर हो गया और वो उसको बहावल नगर शिफ्ट कर दिया गया। फिर बहावल नगर भी बन जाता तो चले, वो भी हमारा शहर था, वहां भी फिर वो ना कंप्लीट हो सका, वो अभी भी दरमियान में है। मैंने अभी जब मैं एमपीए बना था तो 1 माह के अंदर मेरे पास टाइम कम था, मैंने उस वक्त भी इस हॉस्पिटल की कोशिश किया कि बहावल नगर में चले शिफ्ट हो गया, वहां भी बन जाए, लेकिन वो कुछ अभी उसमें मामला थे, लेकिन गवर्नमेंट अगर चलती तो शायद उसको भी हम आगे मैनेज कर लेते। तो देखिए कोशिश तो होती है कि कोई ना कोई चीज आए, इसलिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी। अच्छा वो आता तो रोजगार भी आ जाता, या जॉब्स भी आ जाती थी, नर्सिंग स्कूल भी साथ होना था, तो कोई ना कोई डेवलपमेंट होनी थी। तो अभी भी जब मौका मिला तो इंशाल्लाह कोई बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ और एजुकेशन तो मेन फोकस होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि तालीम के हवाले से हमारा शहर जाना जाता है, अदब के हवाले से जाना जाता है। अगर आप किसी भी बड़े शहर में देखें, लाहौर में, मुल्तान में, अदब के हवाले से कोई ना कोई अकेडमी मौजूद है। लाहौर में बल्कि हमारे मुल्तान पास पड़ता है, वहाँ भी, बहावलपुर भी। लेकिन मेरा ख्याल चिश्तिया वाहिद ऐसा शहर है जिसने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए अदब के हवाले से, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी अकेडमी या कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे नौजवान खास तौर पे जाके किसी से सीख सके अदब के हवाले से कुछ। अगर आप दोबारा आप आते हैं, पावर में आते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, तो हमारी आपसे दरख्वास्त होगी, चाहे एक मल्ला ही सही, लेकिन आप गवर्नमेंट से मंजूर तो करवाएं जगह के अदब के हवाले से वहाँ पे काम हो सके, और आपको इस चीज़ का पूरा यकीन दिलवाएंगे कि रविश इंटरनेशनल उस पर जो तमीर पे जितना खर्चा आएगा वो पे करेगी। देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारा नौजवानों को जब हम कोई चीज़ नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर है उनकी एक्टिविटी जो है वो गलत तरफ जाती है। हमारे शहर में ये बड़ा अलमी है, इतने अरसे से हो गए से अदब के हवाले से चिश्तिया शहर का बड़ा नाम है,
और रविश ने भी चिश्तिया का शहर का नाम हर जगह पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस हवाले से भी जाना जाता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ नौजवानों को कोई आगे फैसिलिटेट किया जाए या नौजवानों को आगे वहाँ करियर बिल्डिंग के लिए या उनको बैठने के लिए इस तरह की कोई जगह हो। इवन इस सिर्फ अदब के हवाले से नहीं, इवन स्पोर्ट्स के हवाले से भी नहीं है। आप देखेंगे हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे शहर के अंदर, हमारे जो यहाँ कोई बास्केटबॉल कोर्ट्स वगैरह या कुछ बने हुए थे वो भी खत्म कर दिए गए। पार्क के अंदर अभी सेंट्रल पार्क के अंदर भी अब जो आपका जो बना इसके भी फंड्स मैं लेके आया था, इसकी पूरा इसको जो रेनोवेट किया गया है। फिर इसके अलावा जो लाइब्रेरी के लिए वहाँ के लिए भी मैं फंड्स लेके आया था, तो वो लाइब्रेरी भी अब आपकी कंप्लीट हुई खड़ी है। उसमें हमें कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह कोई ऐसी जगह जो है गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट जरूर करेंगे जिसमें अदबी बैठक हो सके, जिसमें नौजवानों को एक डायरेक्शन दी जा सके। और बल्कि आप लोगों की बल्कि रविश वालों से हम उनसे हेल्प भी मांगेंगे और उनसे सपोर्ट भी मांगेंगे ताकि वो अपना वहाँ प्रॉपर टाइम दे, ताकि बच्चों को या नौजवानों को बजाय वो फजूल चीज़ों पे टाइम लगाएं वो वहाँ अदब सीख सकें और वो कर सकें। तो इस वाले से इंशाल्लाह जरूर मेरा वादा है इंशाल्लाह जब कभी मौका मिला इस वाले से जरूर हमारी पूरी कोशिश होगी हम उसका इफ्तिताह भी आपसे करवाएं। इफ्तिताह तो चले जो भी करे, लेकिन ये है कि होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ होना चाहिए और उसमें हमें रविश की बड़ी जरूरत पड़ेगी। और बाकी दूसरे वाला काम मेरा है इंशाल्लाह आगे जो नौजवानों को जो उनको एक डायरेक्शन देनी हो करनी है उसके लिए हमें रविश की। मैं करंट इशू पे आता हूँ, ये आपकी तहरीक चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, तो इस हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है? देखिए जी, ये मैं पिछले दिनों में एक वीडियो पैगाम भी लगाया, काफ़ी सारे लोगों के अंदर मुख्तलिफ सवालात हैं जी, क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, किसी भी एहतजाज का क्या मकसद होता है। आप जब भी कोई एहतजाज करते हैं आप उसमें पब्लिक जब बाहर निकलती है अपने राइट्स के लिए निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई कौम उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक वो अपने राइट्स के लिए अगर वो गलत होता देखे और हक सच की आवाज़ ना उठाए। हक सच की आवाज़ उठाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप कलम से भी जंग लड़ सकते हैं, आप अपनी जुबान से भी अल्फाज से भी एहतजाज करके अपना राइट मांग सकते हैं, आप बाहर सड़क पे इकट्ठे होके एक आप पुरअमन तरीके से आइन और जिसकी इजाजत देता है और कानून के अंदर रह के भी आप एहतजाज कर सकते हैं। तो ये एक मैं पहले भी जैसे बताया कि ये एक एहतजाज का एक तरीका है। जैसे आप एहतजाज अलामती तौर पे आप एहतजाज करते हैं तो बाजू पे काली पट्टी बांध लेते हैं, या आप एक अलामती तौर पे किसी जगह पे पॉइंट पे जाके खड़े होकर एहतजाज करते हैं। तो इसी तरह अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को हुकूमत के आगे सरेंडर कर देना, ये भी एक एहतजाज है। और उसमें जिस चीज का खिलाफ एहतजाज हो रहा है यही बेसिकली एहतजाज कर रहे हैं ना इमरान खान साहब, यही एहतजाज की कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको भी मजरू किया जा रहा है। तो अब वही देखिए एग्जैक्टली वही सारा कुछ कर रहे हैं। अब जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मेरा ये पब्लिक से क्वेश्चन है, सब लोगों से क्वेश्चन है, पूरी दुनिया देख रही है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं क्या वो कोई दहशतगर्द हैं या वो कोई मुजरिम है या उनके ऊपर कोई पर्चे हैं, वो एक सियासी गिरफ्तारी दे रहे हैं ना, तो उनको ट्रीट ऐसे किया जा रहा है। फिर इस बात पे मुझे समझ नहीं आता हमारे जो ऑपोजिशन के और ये हमारे हुकूमत के जो लोग हैं वो आके टीवी पे आके ये बयान देते हैं, कहते हैं जी गिरफ्तारी का शौक था तो फिर भुगते। मतलब एक बंदा एहतजाज कर रहा है तो उसका मतलब आप कहें जी वो एहतजाज कर रहा है तो वो एहतजाज अगर ऐसे कर रहा है तो फिर वो भुगते। अगर एक भूख हड़ताल करता है तो भूख हड़ताल के लिए बैठता है तो उसको वो कहेंगे जी तुम वो भूख हड़ताल में अगर कोई बदहाल हो जाए तो वो उसको कहेंगे जी तुम भूख हड़ताल क्यों की थी, भुगतो इस बात को। तो अब उसकी वो सजा इस तरह दे रहे हैं कि जी उनको कभी किसी जेल में भेज रहे हैं, कभी किसी भेजे, उल्टा उनको टॉर्चर कर रहे हैं, वो उल्टा उनको वही चीज जिसके पीछे वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो उनके फंडामेंटल राइट्स तो वो रोक रहे हैं सब। उनको इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे पता नहीं वो उनको 20-20 साल सजा हुई है, या पता नहीं उन्होंने कितने चोरी की हुई है, कितने डाके डाले हुए हैं, या उन्होंने पता नहीं उन्होंने कोई दहशतगर्द है, इस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये वक्त चेंज हो जाता होता है, ये हुकूमतें चेंज हो जाती होती हैं, ये जो सारा अमल है ये बड़ा अफसोसनाक है, ऐसे होना नहीं चाहिए। ये प्रोसेस को चलना चाहिए और हर एक एहतजाज का हक होना चाहिए। तो जिस तरीके से बगैर आपके आइन को और बगैर आपके उस सेटअप को नुकसान पहुंचाए अगर एक बंदा एहतजाज कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज कोई नहीं। तो ये भी मैं समझता हूँ ये जेल भरो तहरीक भी एक एहतजाज है और हम अपनी कॉल का इंतजार कर रहे हैं बहावल नगर की जब बारी आएगी तो उस वक्त बहावल नगर की उसका आप गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। मैं उसमें जाहिर है देखें बात यह है कि मैं समझता हूँ कि आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है। आप अगर मैं एक पार्टी का कारकुन, मैं वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं अगर खुद गिरफ्तारी ना पेश करूँ और लिस्ट बना के लोगों की दे दूं तो मैं सब उसमें यही है ना, इसका मतलब है कि मैं पीछे हूँ। तो मुझे सबसे पहले लिस्ट अगर बनाऊं तो सबसे पहला नाम मुझे अपना लिखना चाहिए
तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं अपना नाम मैंने अपना ही लिखा हुआ है, और अगर कभी ऐसा मौका आया तो हम सबसे पहले हम खुद साथ जाएंगे, हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरा तो आखिरी वो आप सवाल है कि वो आपके बारे में एक आम तासुर है कि आपसे रब्ता बहुत मुश्किल है। आप एमपीए बनने से पहले मेरा ख्याल है आप काफी मतलब इन रहे हैं इधर शहर में चिश्तिया में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही एक मैं तरह राब्ता कट आउट हो गया। ये तो फिर नहीं नहीं, नाइंसाफी मैं है। एक उसमें ये है कि राब्ता देखें, राब्ता कट ऑफ बिल्कुल तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें जाहिर है कि बंदे की मसरूफियत की वजह से अब एक फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि वो आपका कई दफ़ा, अब हम आपके पास मैं बैठूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जी अब जी जितनी देर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ उतनी देर मैं फ़ोन नहीं सुन सकता, तो वो या फ़ोन में ऑफ कर दूंगा, या वो फिर मजबूरी कहीं मीटिंग में बैठे हुए कहीं हो, वरना मेरे पास जो फ़ोन नंबर है, मैं जब से मेरे मोबाइल फ़ोन आया तब से आज तक मेरा वही नंबर चलता आ रहा है। मैंने 13 के इलेक्शन में भी मेरे पास यही नंबर था, 18 के इलेक्शन में भी यही नंबर था, उससे पहले भी मेरा यही नंबर चलता आ रहा था, मैंने कभी नंबर नहीं चेंज किया। राब्ता होता है, लेकिन जाहिर है आपको जब, और मेरा ये जो महीना था ना जी, जो इलेक्शन के बाद वाला, ये बहुत ज्यादा मसरूफ महीना गुजरा है, इसलिए कि टाइम की कमी होने की वजह से हमारे पास काम बहुत ज्यादा थे। जो मैंने ये एक महीने के अंदर जो मैं ये अपना देहात का पैकेज 50 करोड़ के जो फंड्स हम जी मंजूर जी। करा के लाए, और जो हमारा ये शहर वाले जो हम फंड्स करा रहे थे, अगर मैं इतनी मेहनत ना करता तो वो भी दरमियान में रह जाता। तो हमारा उसमें, मेरे पास यकीन करें, मैं जिंदगी में इतना मसरूफ नहीं हुआ जितना मैंने ये एक डेढ़ माह मैंने मसरूफ गुजारा है। हम पॉलिटिक्स में बड़ा इजी होता है कि अपने हल्के में जाएं, लोगों से राब्ता करें, लोगों से फोन पे गपशप लगाएं, मिलें, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन दफ्तर में बैठ के आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बैठ के लोगों के काम करवा के उठ के आना, ये बड़ा ये मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो उसमें जाहिर है फिर जब आप होता है तो एक फिर इंसान फिर मेरा ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल में है कि मैंने सेक्रेटरी को नहीं रखा जिसको मैं कहूँगा जी कोई ना कोई फोन उठाया रहा है, कि फिर मैं अब मैंने कोई ना कोई साथ हो तो किसी को कहता हूँ फोन उठा ले, लेकिन कोशिश जरूर होती है। ये बात बहुत वैसे शुक्रिया। क्लियर होनी चाहिए, मैं इस आपके फोरम से मैसेज देना चाह रहा हूँ बाकी कोई दोस्त सुनने वाले, कि कभी ये नहीं होता कि मैं जान के फोन ना उठाऊं या जान के मैं रब्ता ना करूं, लेकिन ये मसरूफियत की वजह से होता है। और मेरे पास जो नंबर सेव हो, मैं उस पर अमूमन कोशिश करता हूँ मैं वापस कॉल बैक करूँ। जो ना सेव हो उसका फिर पता नहीं लगता किसी ने कॉल की, तो हर नंबर पे आप कॉल बैक नहीं कर सकते। जो मेरे पास सेव्ड होता है ना नंबर, उस पर मैं वापस वैसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ, बहुत और मजीद शुक्रिया। भी कोशिश करेंगे कि इसको इस गिले को जो है ना ये कम करें, मजीद कोशिश चलिए, करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं चाहूंगा जब आने वाला इलेक्शन जब भी आए तो हम दोबारा इसी तरह बैठें ताकि चिश्तिया के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जा सके। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी जी, और आपको भी, मैं आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं दोस्तों तक अपनी आवाज़ और अपनी बात पहुंचा सकूँ। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।